नए सपने, नई हिम्मत, नया हौसला, नया आसमान हूं मैं, अब रोके से ना रुकूंगी मैं, नए भारत की उड़ान हूं मैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की एक और खास और सुंदर पहल डीडी डायलॉग में, जिसका आज का विषय है नारी शक्ति एट नया भारत। बदलते परिवेश में नए भारत की नारी तेजी से नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। क्या उसके सपने हैं, क्या उसकी उम्मीदें हैं और क्या वो समाज से अपेक्षाएं करती है, आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। विभिन्न पैनल डिस्कशन होंगे आपके लिए और वो नायिकाएं होंगी अपने अपने क्षेत्रों की, जिन्होंने मेहनत से, परिश्रम से सफलता की कहानी लिखी है। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं इस जनता का, उन नायिकाओं का जो अपने घर की, बाहर की, दफ्तर की नायिकाएं हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले पैनल डिस्कशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है मैं सशक्त हूं, और उसका संचालन करेंगी हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा जी। ममता, मंच आपके हवाले। धन्यवाद रजनी। प्रकृति की एक नायाब रचना जो अपने स्नेह से सींचती है जीवन को, एक ऐसी रचना जो एक ओर अपना स्नेह देती है तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत इरादों से विश्व में सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनती है, और वो है नारी। और इतिहास गवाह है कि वक्त बदला है, दौर बदले हैं, लेकिन एक नारी, उसके आंचल की छांव हमेशा से ही परिवारों को पोषित करती रही है, उसके मुस्कान रिश्तों में जान डालती रही है, तो वहीं उसका अदम्य साहस और उसका असीम धैर्य कई ऐसी कहानियां गढ़ता रहा है जिससे देश और समाज में सशक्त निर्माण की सूत्र बनती है ये नारी। और इसीलिए इस देश की नारी शक्ति को सलाम कर रहे हैं हम डीडी डायलॉग में, जिसमें सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज करते हुए सबसे पहले देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं के लिए। नमस्कार, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है, साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है, जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसी महिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़े और पूरे देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मेरा विचार है कि डीडी डायलॉग नारी शक्ति के संबंध में सरकार के प्रमुख विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण माह जैसे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियां हम सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता की कहानियां लिखी है, जो उनके पास अपने घर और गांव की सीमाओं को पार करने के संसाधन नहीं थी। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियां और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है। उसकी सफलता का मूल मंत्र है
इस मूल मंत्रों को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल, सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के विकास से जुड़ने और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। हम आजादी के अमृतकाल में भारत के विश्वगुरु बनने के राष्ट्रीय सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, आर्थिक विकास का सहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देनी होगी जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हर एक महिला विकास और आत्मनिर्भरता से सही अर्थ में जुड़े हुए हो। मुझे विश्वास है कि आज इस सपने को पूरा करने में हम सब प्रत्येक महिला का साथ देंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो नारी शक्ति @ नया भारत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार इसी सोच को रेखांकित करते हैं और आज का हमारे इस डीडी डायलॉग का भी शीर्षक यही है, क्योंकि आज की महिला स्मार्ट है, मल्टीटास्कर है। वो अपने करियर के साथ अपने परिवार के बीच भी संतुलन बनाकर आगे चलती है, लेकिन उसके सपने सबके लिए होते हैं। लेकिन हमारे साथ आज जो पैनल इस पैनल डिस्कशन में जुड़ा हुआ है, वो हमारे इस डिस्कशन के टाइटल को भी बहुत सही तरीके से सूट करता है, क्योंकि हमारा टाइटल है सशक्त हूं मैं। और हमारे पास जो सशक्त पैनल है वो उन महिलाओं का है जो खुद तो आज सशक्त हैं ही, लेकिन आज वो नए भारत के लिए महिलाओं को सशक्त कर रही हैं और बन रही है इसी न्यू इंडिया की नींव। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सीनियर साइंटिस्ट हैं। साथ ही आप जो देश का पहला BSF-4 लैब है, आप उसको लीड कर रही हैं। कोवैक्सीन जब बनाई गई और उससे पहले जब कोरोना का वायरस सामने आया, उसको आइसोलेट करने में जिस टीम ने अपना योगदान दिया, उसको लीड तो कर ही रही थी डॉक्टर प्रज्ञा यादव, और उस टीम में 70% महिलाएं थी जो उनके साथ खड़ी थी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रज्ञा यादव आपका। धन्यवाद ममता जी। हमारे साथ हैं अनामिका जी, जो एक लेखिका हैं, एक कवयित्री हैं और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपकी एक रचना के लिए, टोकरी में इंगत। लेकिन खास बात क्या है कि वो पहली ऐसी महिला हैं, पहली बार 65 साल का इतिहास साहित्य अकादमी पुरस्कार का, जिसमें काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया, और वो दिया गया अनामिका जी को। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत अनामिका जी आपका। हमारे साथ शाहिदा परवीन गांगुली जी हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जम्मू कश्मीर से, और आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आपने कई खतरनाक ऑपरेशंस में भाग लिया है और आप ऐसे परिवार से हैं, आपके हस्बैंड भी डिफेंस में हैं, और ऐसे में जो महिला का सिक्योरिटी फोर्सेस में, डिफेंस में, रक्षा क्षेत्र में जो चेहरा है, वो आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। खतरों से खेलती रहती हैं आप शाहिदा जी, और आज आपका अनुभव भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद, जय हिंद। और हमारे साथ है बाड़मेर की रूमा देवी। वैसे आमजन उन्हें एक फैशन डिजाइनर के तौर पर जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक बाड़मेर के छोटे से गांव से निकली, लेकिन उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पटल तक तमाम फैशन शोज में वो जा चुकी हैं, और उन्हें डॉक्टर रूमा देवी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो PhD भी, उनको ऑनरेरी PhD की डिग्री हासिल हो चुकी है। हालांकि वो 8वीं पास हैं, और यही नहीं बल्कि वो 250 गांवों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को सशक्त कर चुकी हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखा चुकी हैं, और इसीलिए आज इस मंच पर हमारे साथ हैं। रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ मधु त्यागी जी हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और डायरेक्टर हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, एक ऐसी संस्था जो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनका कौशल विकास करती है। आप स्वयं तो एक उद्यमी हैं ही, लेकिन आप अन्य महिलाओं के लिए उद्यमिता की राहें खोल रही हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और जब ऐसा
सशक्त पैनल हो साथ में तो जाहिर है बहुत विचार सुनने को मिलेंगे। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा यादव, आप विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का आज इस मंच पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में ज्यादातर जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके शीर्ष पर बैठी हैं महिलाएं, उन्हें नेतृत्व दिया जा रहा है। आज का भारत में आप कैसे इस योगदान को देखती हैं? क्या बदलाव लाती हैं महिलाएं जब वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और शीर्ष नेतृत्व की पोजीशन पर आ जाती हैं? और आपका अपना उदाहरण देते हुए हमें समझाइए कैसा माहौल मिलता रहा है महिलाओं को और अब क्या बदलाव आया है? अगर हम बात करें महिलाएं जब नेतृत्व करती हैं तो सबसे जो बड़ी बात है, महिलाओं के पास हमेशा एक आसानी होती है लोगों को जाने में, अपनी बात कहने में। और जो एक महिलाओं का, जैसे आपने बताया कि एक उनका बहुत ही शीतल ममतामयी स्वभाव होता है, उसकी वजह से लोगों को डर नहीं लगता है और वो लोग उनसे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। और महिलाएं भी अपनी बातों को लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ कहती हैं और उसकी वजह से जो टीम उनके साथ जुड़ी होती है, जो लोग काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा लगन से काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि NIV में ओवरऑल 70% महिलाएं काम करती हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा मेहनत से अपने काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो पैंडेमिक के समय हो या उसके पहले भी, जब भी कोई भी आउटब्रेक हुए हैं, इसके पहले भी NIV की जिस भी टीम उससे लिंक्ड होती है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जब हम करते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब बाद में लोगों से बात करते तो समझ में आता कि हाँ, ये सच में बहुत ही बहुत अनोखा अनुभव था। अगर हम कहें चेंज जो आए, मुझे लगता है कि ये जो चेंज है ये पूरे भारत का है, जो हम महिलाओं में भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज जो चेंज है गांव से लेकर के शिक्षा को लेकर के और इंडस्ट्री में, साइंस में, स्टेम में, जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, सभी जो साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उसके साथ अभी जो हम देख रहे हैं G20 में, जो एक भारत का एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्वरूप, एक आगे बढ़ता हुआ देश जो हम दिखा रहे हैं दुनिया को, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे से मेडिकल इनोवेशंस जो लास्ट 3 सालों में कोविड के टाइम पे हमने दिखाया कि जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो सारी चीजें हम आज खुद से बना रहे हैं। अमूमन ये सवाल कई मंचों पर उठाया गया है कि स्टेम में महिलाएं, हमारी देश की जो बेटियां हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। 10th के रिजल्ट्स, 12th के रिजल्ट्स देख लीजिए तो लड़कियां लड़कों के आगे बाजी मार जाती हैं, यानी उनमें कोई कमी नहीं है, टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा है। लेकिन उसके बाद आगे आते आते ग्रेजुएशन के बाद जब आप वर्क फोर्स में देखते हो, एज ए साइंटिस्ट देखते हो, रिसर्चर्स देखते हो, महिलाओं की तादाद कम होती चली जाती है। ये जो चाहे सोसाइटल प्रेशर्स हैं या पारिवारिक दबाव या जो भी आप कारण कहें, उनमें क्या बदलाव आया है? यानी ये जो सशक्तिकरण की परिभाषा है विज्ञान के क्षेत्र की महिलाओं के लिए, ये कितनी बदली है? मुझे ऐसा लगता है एक जो बड़ा बदलाव आया माता पिता की सोच में, जो सबसे पहला जो फोर्स होता है अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए, आज माता पिता सोसाइटी के सारे चैलेंज लेकर के अपनी बेटियों को, अगर वो उस सिटी में नहीं, उस स्टेट में नहीं है, तो बाहर भी भेजने के लिए तैयार है। अगर अब्रॉड जाना है तो अपनी बेटियों के सपने पूरे करने के लिए बैंक लोन लेके भी लोग पढ़ाने, ये बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी का, जहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा एक चेंज आया है कि शादी के बाद जो हस्बैंड है, आज के हस्बैंड भी एक बड़ी तादाद में अपनी जो स्पाउस है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और जब छोटे बच्चे पैदा होते, जो एक बड़ा हर्डल होता है एक फीमेल के कैरियर में, कि जब आपके बच्चे होंगे तो अगर आप एक छुट्टियां जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट ने बीच में एक चाइल्ड केयर लीव भी 2 साल तक बढ़ाई, लेकिन फिर भी हमें पता है कि बच्चों को बड़ा होने में टाइम लगता है और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, उनको कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए। तो एक उनके पेरेंट्स और उनके जो इन लॉज और उसके साथ में हस्बैंड, ये सारे लोग उस फैमिली को अब फैमिली समझ के एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये जो समाज की संरचना बदल रही है कि हम अपनी फैमिली वैल्यूज को भी खोल करके रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आगे जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक, भारत का एक बदलता हुआ रूप है, जो एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे DD डायलॉग। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं DD डायलॉग। अनामिका जी, आपका साहित्य, आपकी कविताएं दिल को छू जाती हैं। महिलाओं के लिए जो संवेदनाएं आप व्यक्त करती हैं वो किसी को भी दोबारा दोबारा तिबारा पढ़ने को मजबूर करती है। आप क्योंकि लिखती ही महिलाओं के लिए हैं, तो जाहिर है कि जब एक लेखक लिखता है तो वो सामाजिक परिवेश से ही तो कहानियां उठाता है ना। तो आप जो 20 साल पहले लिखती थी और आप जो आज लिखती हैं, कहां तक आपका ये जो बदलता परिवेश है समाज का, महिलाओं का रोल, ये आपकी लेखनी में आपके कवियत्री हृदय को कहां तक भेदता है? 85 में मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने आई एक छोटे शहर से। मेरे पिता मुझे लाए उंगली पकड़कर, बहुत जार रो रहे थे। और उस समय लेकिन अगर हॉस्टल मुझे नहीं मिलता, गर्ल्स हॉस्टल, तो बावजूद सारी प्रगति चेतना के वो मुझे लिए जाते वापस। और आज मैं देखती हूं अपनी ही छात्राओं को विश्वविद्यालय के बाहर के परिसर में 6, 7, 8 किराए का घर लेकर लॉज में रहती हैं और एक संयुक्त परिवार बना के रहती हैं और ठस्से से रहती हैं, स्वाभिमान से रहती हैं। हॉस्टल में सीट मिले ना मिले, लेकिन वो रहती हैं, सरवाइव करती हैं, हंसती हैं। आज हंसी नई महिला का घूंघट हो गया है। पहले जो महादेवी कहती थी मैं नीर भरी दुख की बदली, उस नीर भरी दुख की बदली में बिजलियां, सौदामिनियां चमकने लगी हैं। और हंसी की जो सौदामिनी है, हंसी की जो बिजली है, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दाव बंधु, बांधो न गाँव, ठाव इस गाँव बंधु। लेकिन ठाव में गाँव मतलब बांध दी है नाव उन्होंने। निराला तो कहते हैं बांधो न नाव इस ठाव बंधु, लेकिन उन्होंने ठाव बांध दी है और नई तरह से नए किनारों, नए क्षितिजों की तलाश में निकल पड़ी हैं। ये जो आत्मविश्वास सीढ़ियां चढ़ने लगा है,
उस समय धर्मियों की नायिकाएं आपके मेरे बचपन में, हम जब कस्बों में रहते थे और आता था धर्मियों और वहां की जो स्वयं सिद्धाएं होती थी, अब वो चिंतित रहती थी, अकेले में घुटती थी, फिर धीमे धीमे अकेली राह बनाती थी। अब की जो स्वयं सिद्धाएं हैं उनकी एक ग्रुप आइडेंटिटी हो गई, वो हाथ पकड़ के चलती है और बहनापे की जो बेल है ना, वो वर्गों की, वर्णों की, नस्लों की, धर्मों की चार दीवारी जो कटेली हम लोगों ने खड़ी की है, उस पे वो मीरा के प्रेम बेल की तरह बढ़ गई। क्या बात, बहुत तो बेल फैल गई, आनंद फल हो। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन। ये कटीली बाड़े फलांग रही है वो। आज के इस दौर में क्या बदला है? युवाओं के रुझान की बात करें, साहित्य की बात करें, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया है, ब्लॉग्स आ गए हैं, तमाम एक्सपोजर युवाओं के सामने है। ये साहित्य की गहराई हम कहां तक समेट पाए हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को, न्यू इंडिया को भी ये दे सके? इंटरनेट पे बहुत समृद्ध साहित्य भी आया है। इंटरनेट के दौर में हुआ क्या है कि जैसे आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट बैठी बताएंगे, आर्किमिडीज कहते थे कि अगर हमें आकाश में एक गुरुत्व केंद्र मिल जाए तो एक लाठी से मैं संसार पलट दूं। स्त्रियों ने वो और युवकों ने भी आकाश में वो नो मैंस लैंड तलाश लिया है, वो गुरुत्व केंद्र उन्हें मिल गया है। और इंटरनेट पे हुआ क्या है कि जब सरहदें पिघल गई हैं, है ना, और सरहदें पिघलने सभी भाषाओं के साहित्य का समृद्ध अनुवाद, आप कविता कोश टाइप करेंगे, आप कोई भी कहानी कोश टाइप करेंगे, अनुवाद की बड़ी भूमिका है। अनुदित होकर सभी भाषाओं की रचनाएं और वीडियो, बहुत सारी वीडियोस भी तैरती हैं। जैसे पहले सागर में नौकाएं तैरती थी, उस तरह से वीडियोस तैरती रहती है। सभी देशों, जिस देश में जो समस्या है वो उसके साहित्य में ऐसे पकड़ता है साहित्य, जैसे खरहे पे पुराने जमाने में विश्व युद्ध के समय पनडुब्बियों में डाल के खरगोश को भीतर भेज दिया जाता था और वहां से उनके कान खड़े हो जाते थे अगर कोई उन्हें बाहर खतरा दिखाई देता था। साहित्य भी खरहों की कान की तरह, पनडुब्बी में बैठा हुआ जो खरहा है, खरगोश है, उसके कान की तरह सतर्क हो जाता है। और विश्व में कहीं भी, फिलिस्तीन में कुछ हो रहा, गाजा पट्टी में कुछ हो रहा, अमेरिका में, अफ्रीका में कुछ भी हो रहा है, साहित्य के खरहा कान उसको पकड़ते हैं जी। और अब वो अंतरजाल पर आने के कारण सब भाषाओं में तत्काल अनुदित होके आ जाता है। तो एक जो पहले आपको चाहिए था कि घर में कोई लिखने वाला हो, माहौल हो, तभी आप लिखना सीख पाएंगे, वो अब जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, आप एक दबाइए और आपके हजार गुरु, यानी तकनीक सामने है, अवसर सामने है, उसका सही उपयोग करके और मेरे को लगता है युवाओं को सही दिशा दिखा के ये हो सकता है। और जैसे आपने अभी अनुवाद की बात कही अनामिका जी, और गीतांजलि श्री को जिस तरीके से बुकर पुरस्कार मिला है, वो अनुवादित फ्रेंच पुस्तक उनकी, तो वो सब दिखाता है कि वक्त बदल रहा है लेकिन साहित्य भी हमारा समृद्ध हो रहा है। चंपा लहरी, नीता देसाई जैसी लिखिकाएं हमारे सामने रेचन के लिए भी लिखते हैं। अब जैसे छोटे शहर से बड़े शहर आए, छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रह रहे हैं, बहुत सारी विफलताएं भी आ जाती हैं, प्रेम, दिल टूटते हैं, रिजल्ट खराब हो जाता है, रिसर्च पूरी नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती। हम युवक जो हैं ऐसे संसार में रह रहे हैं जो एडहॉक रिश्तों और एडहॉक नौकरियों का संसार है। परमानेंट कुछ है ही नहीं, रिश्ते तक परमानेंट नहीं है, नौकरियां तो नहीं ही है। ऐसे अनिश्चय के समय साहित्य उनको बहुत बल देता है। जब आदमी तकलीफ में होता है तो थेरेप्यूटिक रिलीज के लिए लिखता है। बिल्कुल ठीक। उस समय किसी सीनियर को चाहिए कि वो जो थेरेप्यूटिक रिलीज के लिए लिखा गया उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका। लेकिन अनामिका जी, आप ये मानती हैं कि आज के युवा लेखनी के प्रति सजग हैं, विषयों के प्रति सतर्क हैं जी, और उनको दिशा दिखाई जानी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे में आप जैसी लेखिकाएं जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करती है। लेकिन मैं अगले मेहमान पे जाना चाहूंगी। शाहिदा जी, आप तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जुड़ी रही हैं, आपने कई बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। महिलाओं को हमेशा हम कोमल मानते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कोमल मानते हैं, मन से बहुत मजबूत होती हैं। आपको लेकिन, क्योंकि आप उस दौर से पुलिस में रही हैं जब पिछले 10-12 साल में तो बहुत परिवर्तन सोच में देखा है, लेकिन आप जिस दौर से जुड़ी उस दौर में समस्याएं कम नहीं थी। अपने आप को साबित आपको करना पड़ा होगा ना पुलिस फोर्स में आकर, तब और अब कैसे तुलना करते हैं वक्त की? साबित तो अभी भी करना पड़ रहा है। अभी भी कई बार बोला जाता है ये औरत है,
और इसको तो बस घर की पड़ी होगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि औरत जब मैंने स्टार्ट किया था काम तो तब भी मुझे ये कह के फर्स्ट जब मेरा इनकाउंटर हुआ था तो वो कामयाब नहीं था, तो किसी वजह से वो मतलब हमारा सक्सेसफुल नहीं मिली। तो मुझे मेरे सामने खड़े होके, हालांकि सीनियर्स जो थे उस वक्त काफ़ी जो हायर सीनियर थे, सुपीरियर ऑफिसर थे, उन्होंने बड़ी सराहना की कि क्योंकि मैंने जो काम किया, मैंने जो इनपुट डेवलप की, जो मेरा जो उस वक्त इंफॉर्मेशन थी, मतलब वो जो 100% थी, तो वो बहुत खुश हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक ऑफिसर, क्योंकि सभी तो खराब नहीं होते, तो एक साथ पे खड़े होके आके कहते हैं, अरे हंस के, अरे ये तुम्हारा काम कहाँ, ये आपका काम कहाँ, ये आपको तो औरतों का काम है बर्तन झाड़ू मांजना, ये सब झाड़ू पोछा करना, और ये तो मर्दों के काम है, ये आपके बस की बात नहीं। चलिए हैं अब ये इनकाउंटर करने, तो देखते हैं। और मैं कुछ बोल नहीं पाई। पर आपको लगा कि साबित करना पड़ा? हाँ, नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया और अपने अल्लाह से ये जरूर वादा किया। मुझे पता है कि मैं उस वक्त सिर्फ मेरे पैर को, मुझे याद है मैंने पैर के जूते से जोर से जमीन पे वो करके ना, वो जो जहर के घूंट पी के हाथों को मुट्ठी को बंद करके, मैंने कहा एक दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम नहीं, ये स्टेट नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, ये देश नहीं, ये पूरा वर्ल्ड जानेगा कि ये औरत और ये शाहिदा परवीन क्या कर सकती है। तो वो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा नहीं। ये बात सही है कि आपको अपने आप को साबित करना पड़ा है ना, लेकिन अब हम जैसे देख रहे हैं कि लड़कियों के लिए सुरक्षा बलों में, चाहे हम वो डिफेंस फोर्सेस की बात करें, पैरामिलिट्री की बात करें, पुलिस की बात करें, तमाम अफसर खुल रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि अब जो सोच बदल रही है, ऐसे में लड़कियां भी साबित करने को आतुर हैं और अवसर भी दिए जा रहे हैं? ये बदलाव कहां तक हमें न्यू इंडिया में महिलाओं के इस क्षेत्र में बढ़ते रोल को देखने को मिल सकता है? अभी तो आपने कितना सुना होगा, पहले आर्मी में तो एनडीए में लड़कियां नहीं थी, तो अब तो वहां तक भी जा रही हैं। मुझे याद है जब मैं इनकाउंटर्स में होती थी तो एक कर्नल साहब, मुझे उनका नाम भूल गया, तो वो मुझे खड़े होकर कहते आप इतना अच्छा काम करते हो, आपको आर्मी में आना चाहिए। मैंने कहा क्यों, पुलिस में भी तो कर सकती हूँ, मैं साबित कर रही हूँ भाई पुलिस में कर सकती हूँ। बट आप देखिए नई बच्चियों को इतने अवसर मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे तो हमारे घर वाले ही पहले खड़े होते थे कि नहीं, आप स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ को एजुकेशन है। फिर उसमें से जब लड़ाई करी तो पुलिस में नहीं जाने दे रहे थे कि पुलिस में जाओगे तो क्या करोगे, आप पुलिस में यूनिफॉर्म पहनोगे, आप पैंट शर्ट पहनोगे। उस टाइम पे आप जानते हो, हमारे टाइम पे तो पैंट शर्ट क्या मतलब सर से दुपट्टा उतारना भी एक बहुत बड़ा मतलब पाप समझा जाता था, एक टैबू था, कोई लड़की सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। तो वो दौर और इस दौर में आजकल तो बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं, हर तरह की फील्ड में जा रही हैं। और उनके सबसे बड़ी बात है, मैं पेरेंट्स को हमेशा ही, जब भी मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता है जहां दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को ना यहाँ से मजबूत कीजिए। जिंदगी में ना जब तक आप मरते दम तक आपकी कब्र में पैर लटके हों तब तक आपको सीखना है और करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहना है, जो हम करते आए हैं और आगे भी। तो शाहिदा जी, आप जब लड़कियों के बीच में जाती हैं, आज की पीढ़ी के बीच में जाती हैं, तो वो किस तरह अपनी प्रेरणा दिखाती हैं कि वो प्रेरित हो रही हैं? क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं आपको, यू विल नॉट बिलीव मी, मैंने अभी एक मुझे डीवाई पाटिल ग्रुप ने मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला मुझे उनसे। तो जब वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की वहाँ पे कि आप ना कोई 5000 बच्चियाँ थी वहाँ पे। वो सभी कौन थी? डॉक्टर्स थी, इंजीनियर्स थी, MBA स्टूडेंट्स थी, नर्सेस थी। आप सोचो इतने बड़े लेवल की और अच्छे घरों से, दैट्स मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो अच्छे घरों से जहाँ पे पेरेंट्स पूरे मतलब अपने इतने दूर बच्चों को भेज रहे हैं। तो जब मैंने बोला उनके सामने, जब मैंने अपनी बातें शेयर की, लड़कियां इतने क्वेश्चन लेके आई, मैम हम अगर हमें बहुत तकलीफ होती है, हम रोते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो तब आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो? तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसने कहा कि हम नहीं रोते,
किसने कहा कि हम परेशान नहीं होते? हम भी परेशान होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी जब पताड़ा जाता है, हमें भी जब बाहर सभी लोग आपको एक जैसे 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। जब हमें भी तकलीफ दी जाती है, हर तरह से जब दी जाती है तो हम भी रोते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं जो करती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत को समेट के, पूरे जज्बे को, जो मेरी तरफ से वो टूटे हुए दिल को, मैं बेचारी, मैं ये नहीं कर सकूंगी, मैं ये नहीं कर सकूंगी, समेट के खड़ी हो जाती हूँ उस फोर्स के खिलाफ जो पूरा 100% जो उसको पूरा अपने आप को तैयार करके जब मैं लड़ती हूँ, आगे किसी की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ आपको एक वो करना है, अंदर से डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ऊपर वाले पे भरोसा करना है, और सच्चे रास्ते पे चलोगे, दुनिया की हर कांटा, हर मुसीबत आपको आएगा, लेकिन वो छटता जाएगा। मैं एक फूलबासन भाई यादव, एक बहुत जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको मेरे को शब्द याद आ रहे हैं। वो कहती थी कि डर महिलाओं को छोड़ना होगा, अगर आप डर छोड़ देंगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, मैं तो मानती हूँ कि डर तो आपको एक्चुअली क्या होता है ना, एक लिमिट तक जब आप कुछ कहीं जाते हो तो डर जरूर लगता है। जब आप बैठते हो, जैसे आप बोल भी रहे हो, तो मतलब जब इनिशियल जो स्टेज होती है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके बाद आप उस चीज को अगर बिल्कुल घुसोगे, उसमें डर की कोई चीज है नहीं। हमने अपने माइंड में बना के रखा है। बच्चियों को तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज तो उनके साथ पूरा समाज, पूरा दुनिया चलती है। अगर आप लड़कियों को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं, आप सोचो मैं बहुत वीक हूँ, फिजिकली वीक हूँ, मेंटली नहीं, आप सिर्फ चिल्ला दो, चीख दो, अगले की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप उसको आंखों में आंखें डाल के देखो, उसको जरूरत नहीं है आपको डराने की। आपकी तरफ अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश भी करता है, उसकी सिर्फ आंखों में आंखें डाल के देखो, वो देखो खुद कैसे डर के पीछे। और अच्छी बात कही आपने कि जो मानसिक ताकत है महिलाओं की, इस ताकत का महिलाओं को प्रयोग करना चाहिए, और ये हर महिला में है। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि हर महिला में छिपी है एक तेजस्विनी, सामने लाने की जरूरत है। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे डीडी डायलॉग। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, मैसूर सैंडल सोप। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, लेकिन चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने, आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, आप देख रहे हैं डीडी डायलॉग। रूमा जी हमारे बीच हैं, और रूमा जी आप तो 17 साल की उम्र में शादी हो गई, पहला बच्चा आपका रहा नहीं, तो आपने सोचा चलो कपड़े सिलने का काम करते हैं, कशीदाकारी का काम करते हैं, कढ़ाई शुरू कर दिया आपने ना। कहां से सफर शुरू हुआ? 10 महिलाओं से, और आज 30,000 से ज्यादा महिलाएं। वैसे यहाँ पे हम बता दें कि राजस्थान का जो आजीविका मिशन है, वहां पे उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, 20 लाख महिलाओं को इस समय दिशा दिखा रही हैं। गांव गांव जाकर आपने महिलाओं को एकीकृत किया इस तरीके से। रूमा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि जिस स्वयं सहायता समूह की सोच को लेकर आप आगे बढ़ी लगभग 13-14 साल पहले रूमा जी, आज वो स्वयं सहायता समूह की सोच देश की महिलाओं को अगली सदी के लिए, नए भारत के लिए तैयार कर रही हैं। लेकिन आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपने जब शुरुआत की थी तब से अब तक इतना वक्त बीत चुका है ना, जो मुहिम लेकर आप आगे बढ़ी हैं, उससे समाज में, ग्रामीण समाज में क्या बदलाव देखती हैं आप? क्यों महिलाएं कमा रही हैं, आप निर्भर हो रही हैं, क्या बदलाव देखती हैं आप उनमें?
देखिए, जब हमने काम की शुरुआत की थी तो काफ़ी सारी चीज़ें ही थी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में ही बैठ के काम कर सकते हैं। जो घर का काम है वो बाहर के लिए तो कुछ सोचना भी नहीं है। मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था, आगे नहीं पढ़ाई कर पाई। लेकिन जब शादी हुई और बचपन में पहले माँ गुजर गई थी 4 साल की उम्र में, और शादी के बाद में जब फर्स्ट बेबी नहीं रहा तो मुझे लगा कि ऐसे जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं कुछ जिंदगी को ही खत्म कर देती हूँ। तो ऐसे विचार आने लगे। लेकिन उसी टाइम मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जिंदगी से हार नहीं माननी है, मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगा रहे और मेरा घर भी आसानी से चल सके। लेकिन एक गाँव की महिला जहाँ पे झाड़ू पोछे का काम भी नहीं मिलेगा आपको, वहां पे क्या जॉब मिलेगा? तो यही सोच के मैंने ये सोचा कि जो हमारी गांव की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो बैग जरूर लेके जाएगी, क्यों ना मैं ये बैग बनाने शुरू करूं। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम था वो मैंने बचपन में दादी से सीखा था। अब सुई धागा लेके मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास थी नहीं और न मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। हाथ से सिल दिया बैग? उस टाइम में एक बार फिर हिम्मत हारने लगी कि हाथ से सिलूंगी तो इतने नहीं बनेंगे, और जो एम्ब्रॉयडरी का काम है वो तो हाथ से बहुत सुंदर हो गए थे, लेकिन मैं कैसे करूं जिससे मैं मशीन ला सकूं। तो मैंने सोचा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है और भी बहनों को होती होगी, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ उनसे बात करके। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, SHG बनाया, और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम की शुरुआत की थी। क्योंकि उस टाइम हमें न कोई लोन के बारे में नॉलेज था और न हमें ये आइडिया था कि इसका मार्केट कहाँ होगा, कहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह मिलेगा, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने बैग सिलने शुरू किया तो मुझे देख के और भी बहनें मेरे पास में आई कि आप ये काम कर रहे हैं, हमें भी करना है। तो मेरे पास में जो काम होता था मैं उनको दे देती, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इनको काम दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा, ये मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने सोचा कि हम किस तरीके से काम को और बढ़ाएं जिससे हमें भी काम मिले और हमारे गाँव की जो दूर दराज रेगिस्तान में बहनें हैं उनको भी काम मिल सके। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशंस करिए। मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ है, बाड़मेर में तो इतने कोई खरीदेगा नहीं। तो किसी ने बोला कि नहीं, मेट्रो सिटीज है जहाँ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसी जगह पे बड़े एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सकते हैं। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कभी गए नहीं, अब दिल्ली बॉम्बे कौन भेजेगा, बहुत दिक्कत थी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं लग गया कि नहीं, मुझे ये करना है, कैसे करना है ये नहीं मालूम था। रूमा जी, यहाँ से आपका जो सफर आगे बढ़ा, आप जयपुर और जयपुर के बाद तो आप तो पूरा विश्व घूम चुकी हैं, फैशन शोज में जा चुकी हैं, आप एक्सपोर्टर्स से महिलाओं को जोड़ रही हैं, उन्हें बाजार उपलब्ध करवा रही हैं। बहुत लंबा सफर आपने तय किया है बहुत कम समय में। लेकिन इससे वही मैं बात पे वापस आ रही हूँ अपने सवाल पे, ग्रामीण परिवेश में, समाज में क्या परिवर्तन देख रही हैं आप महिलाओं के सशक्त होने से? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब गांव की महिला सशक्त हो जाएगी तो नया भारत बन जाएगा। जी बिल्कुल। जब मैंने काम की शुरुआत की तो काफी दिक्कतें थी, काफी बंधन थे, लेकिन आज मैं एक महिला को बोलती हूँ कि आपको दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, तो उसकी जगह 10 महिलाएं तैयार होती है कि नहीं हमें जाना है। तो समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। और रही बात पैसों की, तो आज सरकार ने कई तरह की योजनाएं लॉन्च की है, जैसे मुद्रा लोन योजना हो गई, तो इस तरीके से उनको इजीली लोन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर हम ये जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार ने बहुत योजनाएं शुरू कर रखी है, लेकिन उनमें रूमा जी महिलाओं की भूमिका कितनी बढ़ रही है कि जनधन खाते की अगर हम बात करते हैं तो जितने खाते खुले हैं 48 करोड़, उनमें से 55% महिलाओं के हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना 81% महिलाओं ने लोन ले रखे हैं, मुद्रा के अंदर 68% महिलाओं ने लोन ले रखे हैं, यानी बहुत भारी तादाद है महिलाओं की। और इसी विषय पर आगे बात करने के लिए मधु त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से हैं आप, और ये एंटरप्रेन्योर्स बनाती हैं महिलाओं को, यानी कौशल विकास करती हैं उनका। मधु जी, हमने देखा है कि मौजूदा दौर में सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें जो महिलाएं जमीन पर काम कर रही हैं, हमें उन महिलाओं को इतना सशक्त करना है कि वो उद्यमी से बिजनेस वुमेन बन जाएं। जाहिर है कौशल विकास बहुत जरूरी है। तो आप लोग किस तरीके से जमीन पर काम कर रही हैं, क्योंकि आप जैसे संस्थाओं के काम के कारण ही महिलाएं आने वाले वक्त में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकती हैं? जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किसके लिए क्या वो स्कीम सही है, हम वो स्कीम उन लोगों तक लेके पहुंचते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो उनको हम लेके चलते हैं ग्रास रूट लेवल से कि आप जो है, आपके अंदर एक पोटेंशियल है,
उस पोटेंशियल को आप खुद भी पहचानें। आपके सामने हमने इतने टॉपिक रखे हैं, उनकी हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को पकड़ें, आप क्या किस चीज में अपने आप को सक्षम समझती हैं, उस चीज के लिए हमारे सामने आगे आइए, तो हम आपको उसकी और ज्यादा ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करवाएंगे और उसके बाद आपको बैंक से लिंक करेंगे। वहां पर फिर आपका और बैंक और जो आपके प्रपोजल बना रहे हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो स्किल आपने अभी सीखी है आप उसके बारे में कितनी कॉन्फिडेंट हैं, कितना ज्यादा आप उसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। नहीं, लेकिन क्या आप ग्रास रूट विमेन को, क्या आप गांव में घर में जैसे कहा कि ढाणी में बैठी हुई महिलाओं तक की बात नहीं पहुंच पाती है, तो क्या आप उन महिलाओं तक भी पहुंच पा रही हैं? रीचिंग दी अनरीचेबल्स, क्या हम तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हम इस तरह से बहुत से गाँव में इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक पौष्टिक कॉम्पिटिशन किया जिसमें सेकंड टायर रूरल एरियाज में हम लोग पहुंचे और हमने उसके लिए काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम किए कि वो आप बाहर घर से निकलिए, आपके अंदर जो स्किल है, जो आप पौष्टिक खाना, पेंडेमिक में आपने देखा ही होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, तो किस तरह हर घर में चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे हमें उसका एक अच्छा, लेकिन आप इस पौष्टिक खाने के माध्यम से आप उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जा रही हैं? जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि हमने वो कॉम्पिटिशन्स किए छोटी छोटी जगह पर और फिर हमने उनमें से जो लेडीज सर्वे किया कि आप कंपटीशन में तो पार्ट ली हैं, लेकिन अगर क्या आप अपने इस काम को आगे ले जाना चाहती हैं, तो बहुत सारी लेडीज उस काम में आगे आई। तो हमने फिर अब उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी ये एक तरीका आपका, ये एक माध्यम आपका। यहाँ पर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि नीति आयोग का ये मानना है कि अगर हमारी वर्कफोर्स मात्र 24% पूरी वर्कफोर्स में महिलाएं काम करती है, अगर हम इसको दुगना कर देते हैं, 48% ले जाते हैं, तो हमारे देश की वृद्धि दर 9 से 10% तक हो सकती है। ऐसे में आपने जो बात कही उसी को मैं जोड़ना चाहती हूँ मधु जी, महिलाओं में कितना जज्बा लगता है कि वो इस वर्कफोर्स का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी क्षमतावान महिलाएं वर्कफोर्स में कैसे आए? इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हम रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिनके बारे में एक्चुअली उन लोगों को नॉलेज होती भी नहीं है, तो वो हम स्कीम उनके पास लेके जा रहे हैं। अभी जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की वी आर हैंड होल्डिंग एजेंसी, वन ऑफ द हैंड होल्डिंग एजेंसी। और 2021 में जब एग्री एंड एग्री अलाइड सर्विसेज उसमें ऐड हुई हैं, तो उसके बाद हमारी रीच और ज्यादा बढ़ गई है कि हम एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ें, और इसीलिए एग्रीप्रेन्योर नाम सामने आ रहा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाएं एंटरप्रेन्योर, वो सिर्फ ऐसे खेती, यानी उनको सैलरी तक नहीं मिलती है, किसानी का भी तमगा उनको तक नहीं मिलता है, लेकिन अब वो पेड फोर्स में कृषि में एग्रीप्रेन्योर्स बन सकती हैं। ये तमाम बातें सामने हैं जो ये दिखाती हैं कि तस्वीर बदल रही है, और ये तस्वीर आज की नारी को शक्ति देते हुए न्यू इंडिया के लिए तैयार कर रही है। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे डीडी डायलॉग। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी डायलॉग, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं कि नए भारत में किस तरीके से आज की नारी शक्ति अपना योगदान दे रही है,
सशक्त नारियां कैसे अन्य महिलाओं के लिए राह तैयार कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है, आइए उनके सवाल लेते हैं और जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं हमारे इस सशक्त पैनल से। मेरा सवाल शाहिदा जी से है। आप इतनी प्यारी सी और स्वीट लग रही है, देखने में इतनी प्यारी लग रही हैं और इतनी इनोसेंट और इतनी प्यारी सी लग रही हैं। जब आप किसी का हेड काउंटर करती हैं तो आपको क्या मुश्किल लगता है या कैसे लगता है, आप क्या फीलिंग आती है, मैं वो पूछना चाहूंगी आपसे। जब ऐसी सिचुएशन आती थी जब किसी का इनकाउंटर या कुछ कोई होता था, जब ऐसी सिचुएशन होती थी, रियली मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मुझे लगता था कि ये भी वो भटके हुए बच्चे हैं जिनको गलत रास्ते पे लेने के लिए चंद लोगों ने अपने मतलब के लिए, अपने मुफाद के लिए, चाहे वो कोई धर्म का नाम दे के धर्म के लिए वर्गलाया हो, उन बेचारों को पता ही नहीं होता। मेरा प्रश्न था कि अभी यहाँ सारे महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, करनी भी चाहिए, आप सभी वहाँ बैठिए, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है आप सब। मेरा सवाल रूमा देवी जी से था कि इनका जो करियर है वो बाकी करियर से अलग इसलिए क्योंकि पेरेंट्स जो है या परिवार जो है वो उतना बढ़ावा नहीं देता फैशन डिजाइनिंग को। तो उस समय बरमेर जिले से ये बिलोंग करती हैं, तो उनके परिवार का क्या स्टैंड था इस पर? सबसे पहले मैं प्रज्ञा जी का धन्यवाद करती हूँ कोवैक्सीन के लिए, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आ पाई, नहीं तो शायद कोरोना आईसीयू में ही काम कर रही होती। तो मेरा ये सवाल है कि आप जैसे आजकल होता है ना, बाकी प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ रिसर्च वर्क की तरफ, साइंस की तरफ, ऐसे लोग पढ़ते हैं और उनका एक ही चॉइस होता है, या तो मेडिकल फील्ड में जाएं या इंजीनियरिंग या फिर एमबीए के फील्ड में। तो मैम आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं जो कि लड़कियों को और भी ज़्यादा रिसर्च वर्क की ओर आगे ले जाए? आगे और सवाल। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैम मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं आए दिन काफ़ी केसेस देखती हूँ लड़कियों से, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। फिर भी आजकल हालांकि बहुत भारत आगे बहुत बढ़ चुका है, महिलाएं बहुत ही सशक्त हो चुकी हैं, फिर भी आजकल ये सुनने में आता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। इस बारे में आप सबका क्या कहना है? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर शाहिदा मैम। आपने कहा कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आ रखे हैं। मैं इनफैक्ट आपसे और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ टिप्स दे सकते हैं जिससे वी कैन वर्क, एवरीबडी कैन वर्क ऑन देयर मेंटल स्ट्रेंथ। दर्शकों के सवाल हमने सुने और ऐसे में मेहमानों के पास उन्हीं सवालों के जवाब के लिए जाते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा यादव, ये जो महिलाओं की रिसर्च की बात हुई है, ये जाहिर है कि मैंने भी ये आंकड़ा रखा था सामने कि महिलाएं बहुत कम हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हम ये सर्व पावर जैसी स्कीम्स देख रहे हैं, ऐसे में महिलाओं को रिसर्च में लाने के प्रयास, कहाँ तक आपको लगता है ये सफल भी दिख रहे हैं आपको? सभी लोगों को ये पता है कि स्पेस रिसर्च के लिए सरकार ने काफ़ी सालों से काफ़ी प्रयास किए और उसका एक बड़ा सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ की महिला साइंटिस्टों ने और वहाँ के पुरुष साइंटिस्ट ने किया और इससे भारत का बहुत नाम हुआ। लेकिन जो एक मेन चैलेंज हमेशा रहा, और हम एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड के लिए, पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का जो रोल रहा है इंडस्ट्री लेवल पे बहुत कम रहा है। लेकिन कुछ सालों में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, जिसमें एक सर्व का है जिसमें फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जो महिलाएं ड्रॉप आउट हो जाती बच्चों की वजह से या उनकी प्लेसिंग डिफरेंट होने की वजह से, वो वापस आ सकती, क्योंकि साइंस और रिसर्च में कोई एज का बार नहीं होता। आप 60 साल के बाद भी उतना ही अच्छा सोच सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं जितना कि आप एक यंग एज में, बट यंग एज में आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। वैसे में आप महिलाओं को कोई संदेश भी देना चाहेंगी कि वो रिसर्च में आकर्षित हो? मेरा यही बहुत छोटा सा मैसेज है कि यदि हमें हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ एक सशक्त भारत देखना है तो हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस दिन को लाने के लिए, और साथ में हमें मिल करके एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि महिला और पुरुष वो दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और जब तक हम साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सही से नहीं चलेगा। जी, तो यानी कि महिलाओं को ये संदेश आत्मसात करना जरूरी है कि आप किसी से कम नहीं हैं, अवसर जो मिल रहे हैं उनका जरूर फायदा उठाइए। अनामिका जी, This is about just mental strength thing. You know, empowerment is a mystical process. You can be empowered only by empowering others. तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे तक, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। अपने दुख के किले में नहीं रहना चाहिए, जब दुख हो
तो दूसरे का दुख दूर करने में लग जाइए, एम्पावरमेंट हो जाती है। बहुत बढ़िया। बहनापे का सूत्र ये। जी शायरा जी, मैं कोई टिप्स आप देना मैं चाहेंगे? एक शेर के साथ बताना चाहूंगी बच्चियों को। राहत इंदौरी का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है। शाखों से टूट जाएं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दो औकात में रहे। कभी गुलों से हम महक की तरह उड़ते हैं, कभी हम हवा की तरह उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कि हम परों से नहीं हौसलों से बढ़ते हैं। तो हमें, मैं यही इसके साथ ये बताना चाहूंगी कि मेंटल स्टेट जो आपने क्वेश्चन भी किया उसको मैं आगे इसी के बच्चियों को बताना चाहूंगी कि मेंटली आपको स्ट्रांग होने के लिए अपने आप को सोचना कि हम किसी से कम नहीं। जब आप ये हमेशा सोचोगे कि मैं किसी से कम नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है बच्चियों को कि एफर्मेशन बोलिए, एफर्मेशन बोलिए कि मैं सक्षम हूँ। अपने आप को जब आप एफर्मेशन बोलेंगे, रात को सोने से पहले आप 21 बार आप एफर्मेशन बोल के सोइए, मैं अपना पास्ट भूल गई हूँ, मुझे अपना पास्ट याद नहीं है। तो आप देखिए आपकी नींद इतनी अच्छी आएगी, तो आगे बढ़ने के लिए आपको वही एक रास्ता मिलता जाएगा। तो आत्मविश्वास आप डेवलप करना जरूरी है। जी रुमा जी, आपकी तरफ से क्या मंत्र तमाम महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के मन में कई तरह की घबराहट होती है कि हम घर के साथ साथ में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा महिलाओं को यही बोलती हूँ कि आप जहां हो, जैसे वेश में हो, कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन मन में घबराहट ना हो आपके, और आपके खुद के ऊपर आपको पूरा विश्वास हो, वहीं से आप अपने कैरियर की शुरुआत करें, किसी से ना डरे। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप पीछे मुड़ के अपनी बहनों को साथ में लेके आगे चलें, क्योंकि उनका सपोर्ट हम ही करेंगे और कोई नहीं। तो हमेशा महिला का साथ दे जी, हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। क्या बात। हर बच्ची में, हर लड़की में कुछ ना कुछ स्किल होती है। अपने सबसे पहले तो उस स्किल को पहचाने और उसमें फिर उसकी तरफ, एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ें। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा, आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे। और ये ट्रेनिंग है, इनसे आपकी और स्किल होन होती है, जिससे कि आप अपने रास्ते निकालते हैं। हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में यही काम करते हैं कि हम पोटेंशियल लेडीज को आगे लाते हैं, और जो लेडीज एक इनिंग कर चुकी हैं लेकिन शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और फिर दोबारा एक टाइम आया कि वो कुछ करना चाहती हैं, अगेन वी आर देयर फॉर देम कि आपने जो सीखा था हम उसको ब्रश अप करेंगे, आप आगे बढ़िए। और आपके जैसी संस्थाएं जो हैं, मुझे लगता है कि तमाम संस्थाएं हैं हमारे देश में, एनजीओस काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से भी महिलाएं अपनी राहें तलाश सकती हैं। ऐसे में यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं, देश का शीर्ष नेतृत्व जब ये चाहता है कि महिलाओं के नेतृत्व में काम होना चाहिए, महिलाएं विकास को आगे लेकर बढ़ें, तो महिलाएं सम्मान और समानता के माहौल में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यहीं से नए भारत की नींव तैयार हो रही है। और हमारे साथ जो पैनल है, ये पैनल में भी महिलाएं यही काम कर रही हैं। तो ये जो न्यू इंडिया की बात हम लगातार कह रहे हैं, इस न्यू इंडिया को हमें आपको सबको मिलकर ही साकार करना है। यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे दर्शकगण का भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।